नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु में खासकर ये होटल ताज है और इसी ताज होटल में इस वक्त डिनर मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर बाद डिनर पे तमाम नेता मौजूद रहेंगे। विपक्षी दलों की बैठक चल रही है यहाँ पे और इस बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है वही आप तक हम पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं बेंगलुरु। और बेंगलुरु में जब आज बैठक शुरू हुई तो उससे पहले शुरुआत जो हुई है सुबह हुई है और उस समय बैठक नहीं थी बल्कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज 11 बजे। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, कल की तैयारियों को लेकर के, आज की तैयारियों को लेकर के, वो तमाम चीजें जो हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, देखिए जरा जी। कुछ आज खबर निकल रही है कि कुछ वरिष्ठ नेता आज नहीं आ रहे हैं पर कल आएंगे। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है मैं उसको दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और यह पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। ये सब बातें कल इस पर विचार होंगे और सभी नेता 26 पार्टियों के नेता आपको संबोधित करेंगे कि अगले जो कदम ये 26 पार्टी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इस पर कल चर्चा होगी। नेचुरल जाने दीजिए जितना है। तो देख रहे हैं आप, अभी बता रहे थे जयराम रमेश, सुबह की ये प्रेस ब्रीफिंग थी जयराम रमेश की जिसमें वो बता रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है। आज क्या कुछ होना है जो ऑलरेडी बीत रहा है, आज का दिन बीत चुका है और शाम इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो डिनर पर तमाम वरिष्ठ नेता जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो मिल रहे हैं और इसके बाद कल 11 बजे से बैठक होगी। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठक होनी है और इस बैठक से क्या कुछ निकल के आएगा उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद एक डिक्लेरेशन कहें तो बेंगलुरु डिक्लेरेशन के रूप में विपक्षी एकता जो है वो परवान चढ़ेगी और इसके बाद 2024 की तैयारियां शुरू होंगी। लेकिन उससे पहले आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बातें रखी हैं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुन लेते हैं, उसको सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे और 30 कौन से पार्टी है तो बताए तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। एक
प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या कुछ उन्होंने कहा, और खासकर निशाना साधते हुए एनडीए पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन इसके अलावा इस बैठक के लिए और भी कई दल के नेता जो हैं वो उत्साहित दिखे, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। जरा उनको भी सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद जब इधर का रुख करेंगे यानी बेंगलुरु का रुख करेंगे तो बहुत सारे नेता यहां पहुंच चुके हैं। यहां पर ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं अब, और शरद पवार आज पहुंचने वाले थे लेकिन आज वो नहीं पहुंच रहे हैं, और केजरीवाल पहुंच चुके हैं। तमाम वरिष्ठ दल पहुंच चुके हैं, वरिष्ठ दलों के नेता पहुंच चुके हैं, और बहुत ही गहमा गहमी का आलम है। और जैसा गहमा गहमी का आलम है वो सब कुछ दिखाएंगे, अभी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम। हमारे साथ चर्चा में 2 वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं और कुछ साथी स्टूडियो में मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम साथी जो इस पल का इंतजार कर रहे थे, आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लेकिन पहले सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुझे खुशी इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने यादव को अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं, और साफ दिखाई दे रहा है कि अब सारे नेता यहां आकर के या आने से पहले भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और उसमें से अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव के ही एक साथी और भी हैं, आरएलडी के मुखिया आज की तारीख में जयंत चौधरी, वो भी आ चुके हैं। जयंत चौधरी को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि वो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए अपना हाथ तो उनकी तरफ बढ़ाया था, लेकिन वो साथ नहीं आए। खैर, आज जयंत चौधरी यहां मौजूद हैं बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में जो खेमा है, 26 दलों के नेता, एक एक दल के कई नेता यहां मौजूद हैं। इसलिए 26 नेता नहीं कह सकते, कई नेता हैं जो यहां मौजूद है। लेकिन एक और भी बात चल रही है, जो एक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ, बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शरद पवार से आज फिर से तीसरी बार मिलने पहुंचे थे अजित पवार, उनके भतीजे। अजित पवार जो हैं वो बार बार क्यों मिल रहे हैं अपने भतीजे से, वो भी जानेंगे हम। तो चर्चा में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, और इधर इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तब ऑलरेडी डिनर पार्टी जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में, ये जो ताज होटल है, इस होटल में जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में सबसे बड़ी चीज ये रही कि कल क्या कुछ होना है, और एक प्रस्ताव कि कल के मीटिंग में क्या क्या बातें करनी है, वो प्रस्ताव यहाँ रखा गया। और उस प्रस्ताव के बाद अब उसको पारित कर दिया गया है और उस पर कल चर्चा होगी। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी के इनविटेशन पर अब
डिनर पार्टी चल रही है। डिनर पार्टी से क्या डिप्लोमेसी निकल के आती है, क्या बातें निकल के आती हैं, डिनर डिप्लोमेसी से क्या सियासत बाहर आती है, वो सब कुछ कल पता चलेगा। लेकिन आज हम चर्चा ये भी करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई है? क्या राहुल गांधी जो हैं वो एक विपक्षी दलों के नेता के रूप में अब स्थापित हो चुके हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। और हमारे साथ कुछ खास साथी यहाँ मौजूद हैं, बेंगलुरु में भी, और कुछ खास साथी को आप देख रहे होंगे। अब स्क्रीन पर ले आइए सबको, इन सबको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ बेंगलुरु से हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं। शकील जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। और उधर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीनू जैन जी। मीनू जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और सीधा इस कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है, अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी की नजरें टिकी हुई थी। दोनों की नजरें टिकी हुई थी। मैं जरा बीच में आ जाता हूं। शकील जी आप इधर आ जाइए। तो आप दोनों की नजरें टिकी हुई थी। सबसे पहले आप दोनों के बीच आता हूं और फिर हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, स्वामी जी जुड़े हुए हैं। सबके बीच जाएंगे, उनकी भी बातें सुनेंगे। वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या कुछ चल रहा है शकील जी इधर? देखिए, सोनिया गांधी ने जो डिनर होस्ट किया था वो शुरू हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि दिन भर नेताओं के बीच में जो अनौपचारिक चर्चाएं चली हैं वो अब एक जगह बैठ के सब कर रहे हैं कि कल 10:30 बजे जो फॉर्मल मीटिंग शुरू होगी उसमें क्या क्या तय करना है। एक तो ये बात तय होने की पूरी संभावना है कि देश भर में किस तरह से आंदोलन की प्लानिंग की जाए। आंदोलन का मतलब महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी शिक्षा, अग्निवीर जैसी स्कीमें जिसमें युवाओं को बहुत नुकसान हो रहा है और युवाओं में जिसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है, मणिपुर की हिंसा और इस तरह के जो बहुत सारे सवाल हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उनका दस्तावेज तैयार किया जाए और उसको लेके देश भर में आंदोलन चला जाए। उसके लिए कुछ सब कमेटियां भी बनाई जा सकती हैं। उन कमेटियों में ये देखा जाएगा कि जो लोग रखे जाएं उनका अपना आंदोलन का अनुभव हो और वो लोग गंभीरता के साथ 2024 तक आंदोलन का माहौल बनाए रखें। इसके अलावा आज जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि सारे के सारे नेता जिनके लिए कहा जा रहा था कि आएंगे वो सब आ चुके हैं। और शरद पवार के बारे में बताया जा रहा है कि वो कल सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। आज की इस मीटिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने देश भर में एक मैसेज दे दिया है कि अब विपक्ष एकजुट हो गया है। और उसके बारे में जो बातें कही जा रही थी कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसके खिलाफ हम एनडीए खड़ा कर रहे हैं, तो एनडीए तो खड़ा हो रहा है। कल उसकी मीटिंग है और उसकी जो अभी हमें सूचना मिली है वो संख्या बढ़ के वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहां कहां से पार्टियां ला रहे हैं वो कल मालूम पड़ेगा। वो 36 तक पहुंचा दी गई है उसकी संख्या, लेकिन यहाँ 26 हैं और 26 वो नेता हैं जो कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष है जिसका अपने राज्य में प्रभुत्व है और वो सब जाने पहचाने चेहरे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं आज की विशेष हैं और हम देखेंगे कि इनसे क्या रास्ता निकलता है। जी बिल्कुल, क्या कुछ निकल के आता है इस बैठक से और इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है। मणिपुर की घटना से लेकर के देश में बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम मसलों पे मोहब्बत की दुकान की बात भी यहाँ हो रही है। सब कुछ है। तो ये तमाम बातें और इन बातों पर क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग रही है या कुछ और भी हो रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट आपसे भी प्रशांत जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, अंदर क्या हो रहा है उसका जानकारी विवरण शकील जी ने दे दिया। यहाँ पे 2-3 बहुत रेखांकित करने वाली बातें हो रही हैं और ये बहुत ऐतिहासिक है। एक देखिए, गैर कांग्रेसवाद जो कई दशकों से चला वो दम तोड़ रहा है आज बेंगलोर में, और अब उसके अकेले झंडा बरदार नरेंद्र मोदी जी बचे हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे। अब यानी एनडीए में, उनके एनडीए में भी जो लोग हैं
वो गैर कांग्रेसवाद वाले लोग नहीं हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कांग्रेस के थे हाल फिलहाल में, वो अरविंद केजरीवाल थे। वो भी आज यहाँ पे सड़कों पर उनके पोस्टर लगे हुए हैं और बैठक में है, खाना खा रहे हैं। तो अब यहाँ से एक नई राजनीति शुरू होगी इस देश में कि गैर कांग्रेसवाद दफन हो चुका है, अब यहाँ से कुछ नया पैदा होने वाला है कल तक। और इसकी 3-4 स्तर पे काम हो रहा था। एक वैचारिक स्तर पे काम क्रेडिट देना पड़ेगा राहुल गांधी को कि जब बाकी नेता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर गए थे, बोलना बंद कर दिया था, राहुल गांधी ने न केवल बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ भी हमला बहुत प्रखर रूप से जारी रखा। कितना उनके ऊपर हमले हुए और ईडी से पूछताछ हुई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी गए, लेकिन वो जारी रखा। उसने बड़ी ताकत दी लोगों को एक साथ जुटने की। तो एक वो बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा तो नीतीश कुमार ने बड़ा जो ग्राउंड लेवल पे काम किया पिछले 5-6 महीने में, अब उसकी सिलाई बुनाई जो है अब यहाँ हो रही है बिल्कुल बेंगलोर में, जो कल हमारे सामने आएगी। जी, सिलाई बुनाई जो है वो बेंगलुरु में हो रही है। उससे पहले नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जो पहले से उन्होंने जमीन तैयार कर ली है, उस जमीन पर कहीं न कहीं अगर ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी धान बो के आ गए हैं, धान रोप के आ गए हैं, जिस जमीन को नीतीश कुमार ने तैयार किया था। क्या ऐसा ही माना जाए? स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में आप देखते हैं? अब राहुल गांधी के नाम पर भी मोहर लगने की बात कही जा रही है, यानी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहें न रहें। हालांकि ये तय है कि अभी कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बैठक है वो कहीं न कहीं राहुल गांधी को सेंटर पॉइंट में ला करके ही हो रही है बैठक। कैसे देखते हैं आप? क्या राहुल गांधी की खेती इस बार बहुत अच्छी होने वाली है, फसल लहलहाने वाली है? देखिए राजीव जी, हम लोग मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं हर संस्था के अंदर एक क्राउन ज्वेल होता है। क्राउन ज्वेल होता है जो कि संस्था को ऑर्गेनाइज करके लीड करता है। राहुल गांधी आज के तारीख में पिछले 1 साल से एक क्राउन ज्वेल की तरह उभर कर सामने आए हैं। कांग्रेस के लिए जो एक लायबिलिटी थे, 1 साल के अंदर वो एक बहुत बड़ा एसेट बन के उभरे हैं। और जो मोदी जी एक बहुत बड़े क्राउन ज्वेल थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के लिए, हुआ ये कि मोदी जी ने वो अपना जो ज्वेल था वो जाके मिसेस बाइडेन को दे दिया। तो बीजेपी जो है अब वो ज्वेल विहीन हो गई है। संस्थाओं को लीड करने के लिए कोई एक ऐसा डिफरेंशिएटर की आवश्यकता होती है। राजीव जी, इसे आप ये मत समझिएगा कि मैं चाटुकारिता कर रहा हूँ। जैसे डीबी लाइव के जो क्राउन ज्वेल हैं वो राजीव रंजन है। आज के तारीख में जो कांग्रेस के और अपोजिशन के क्राउन ज्वेल हैं, जो डिफरेंशिएटर क्रिएट कर रहे हैं, जो जनता से आत्मसात। देखिए, हम लोग जब राजनीतिक चर्चा करते हैं राजीव जी, वास्तविकता में हम लोग लीडर्स की बात करते हैं, हम 2019 और 2014 की बात करते हैं। आज आपको बात करनी चाहिए भारत की जनता की। भारत की जनता अपने को किससे आइडेंटिफाई करती है? उसके साथ आइडेंटिफाई करती है जिसकी अपनी पैंट को ऊपर तक चढ़ा के वो कीचड़ में उतर जाता है, 1 एकड़ तक वो ट्रैक्टर चलाता है, धान की रोपाई करता है, वो जो लोगों के बिल्कुल कपड़े जो हैं बदरंग हो गए हैं उनके साथ गले मिलता है। और दूसरा एक और देखिए घटना, देखिए जो अभी संदर्भ लिया आपने, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार 2 बार जाके शरद पवार से मिले। देखिए, ये लोग समझ सकते हैं कि इससे अपोजिशन में इसका मतलब जो यूपीए है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वास्तविकता में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अजीत पवार क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी के लिए। अब मोदी जी इतने ज्यादा सशंकित हैं कि अजीत पवार कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं, शरद पवार के ये मंत्री जाके पैर छू रहे हैं और एक कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं मोदी जी को और बीजेपी को कि अजीत पवार कब तक उनके साथ है और कब साथ छोड़ के चले जाएंगे। शरद पवार एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कल मैं जाऊंगा, सुप्रिया सुले भी साथ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में जो एक इन लोगों का एक मकसद था कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए, जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस लेड फ्रंट है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए।
आज के तारीख में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है एनडीए के अंदर, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अजीत पवार पे भरोसा करें न करें, क्योंकि अगर शरद पवार नेता हैं और शरद पवार के पैर छूने आप 2 बार चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। एकनाथ शिंदे पे तो भरोसा फडणवीस साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये एक लाइबिलिटी बन गए हैं। तो असल में अब उनके पास जो, जैसे हम लोग बैलेंस शीट में कहते हैं ना, एक तरफ एसेट्स होते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो आज के तारीख में जो असली जो डिफरेंशिएटर है वो है राहुल गांधी, जो कि देश की जनता को लेकर चल रहे हैं। हम लोग जो गुणा भाग करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं वो ये करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की 90% जनता को अपने साथ आइडेंटिफाई करा रही है, और दूसरी तरफ उसके प्रतिपक्ष में वो लोग हैं जो देश की 10% जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये लड़ाई 90% बनाम 10% की है। बेंगलोर के अंदर जो परिणति हो रही है, अभी आप देखते जाइए, अभी तो खेल की शुरुआत है, अभी तो इंटरवल भी बहुत दिन के बाद आएगा, लेकिन एक तरफा खेल होगा, आनंद आएगा, और हम जैसे राष्ट्रभक्त लोग आनंद में ही अगला समय बिताएंगे। तो अभी खेल की शुरुआत है, जैसे स्वामी जी बता रहे हैं, बिल्कुल ये शुरुआत है, लेकिन इस खेल में कौन बाजी मारता है ये देखना होगा। 2024 तक इंतजार करना होगा। लेकिन 2024 से पहले जो चुनाव हैं, खासकर विधानसभा चुनाव, उसके लिए भी कोई रणनीति तैयार हो रही है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन क्या कुछ बेंगलुरु में हो रहा है, बेंगलुरु से इतर दूसरी जगहों पे और खासकर महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, जिसके बारे में अभी बता भी रहे थे स्वामी जी। और महाराष्ट्र एक, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र जो एक प्रयोगशाला के रूप में अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रयोगशाला भी वहां से, यानी कि लेबोरेटरी से क्या कुछ निकल के आता है, क्या सत्ता पक्ष के साथ जाने वाला है जो भी उसमें से निकल के आएगा, या विपक्ष के साथ जाने वाला। सत्ता पक्ष में इस वक्त बीजेपी है और विपक्ष में इस वक्त जो है वो कांग्रेस है, एनसीपी है, यानी महाविकास आघाड़ी है, शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी यहाँ मौजूद है बेंगलुरु में। बेंगलुरु से हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो कुछ बैठक होने वाली है यहाँ पे, और एक बैठक वहाँ दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली में अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश, देखो विपक्षी एकता में कम लोग और हमारे पास ज्यादा लोग, वहाँ कम दल हमारे पास ज्यादा दल, ये बताने की कोशिश तो जरूर हो रही है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो कुनबा जो है वो कितना मजबूत है और ये कुनबा कितना मजबूत है, ये भी समझेंगे हम इस चर्चा के दौरान। आना चाहता हूँ सीधा मीनू जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखती हैं इस बेंगलुरु की इस बैठक को। जी राजीव जी, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपने लिस्ट गिनाई नेताओं की, तो वो पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, सभी राज्यों के लगभग सब बड़े बड़े दलों के नेता, सबसे बड़े दल जो अपने अपने राज्य में है, उनके नेता यहाँ इस वक्त बेंगलुरु में जमा है। और जो एनडीए की बात हो रही है, वहां अगर आप देखें, जिसको कहते हैं चिल्लर, छोटे छोटे, आप देखेंगे आपने जो राजभर, ओपी राजभर वगैरह की जो पार्टियां, उनका वो इकट्ठा करके सिलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पार्टियां बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनने जा रही है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि अभी तक तो ये हो गया था 2019 तक कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, जिसकी उन्होंने दावा भी किया भाई अकेला सब पे भारी है और हमें किसी की जरूरत नहीं। और काउंट करने लगे थे टीवी डिबेट्स में, आपके चैनल्स की डिबेट्स में, कि भी कितने रह गए, 2 रह गए एनडीए में उनके साथी, या 1 रह गया है। लेकिन साफ पता चलता है कि ये जो आज जो जमावड़ा हुआ है, देखिए इसमें जो विघ्न संतोषी लोग हैं या जो हवन में हड्डी डालने वाले लोग हैं, उन्होंने कोशिश तो पूरी की कि इसको किसी तरीके से इकट्ठा ना होने दिया जाए। महाराष्ट्र में किया, और जैसे आज अभी तमिलनाडु में भी एक मंत्री के ऊपर अभी ईडी का कुछ चल रहा है आज, उसका अभी नाम मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, शायद शिक्षा मंत्री है वो, तो उनके ऊपर भी आज उन्होंने ये चला दिया है। और इसमें सबसे पहली बात यही लिखी गई है कि भाई संघवाद के जो संघवाद को मजबूत करना चाहते हैं इस देश के, वो इकट्ठे यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें सारी नेता इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जिनकी उम्मीद नहीं थी, केजरीवाल जी भी आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, भाई मैं तो केजरीवाल जी को संघ का आदमी समझती हूँ, आरएसएस का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस ने भी कमर कस ली है और उन्होंने कहा है कि आप जाओ वहां और यहाँ हम देखते हैं, इनको सबक सिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस वगैरह तो एक बहाना है, वहां से उनको गो अहेड मिल गया है आरएसएस से केजरीवाल को, और उसी के नतीजे में यहाँ आए हैं। और बाकी का देखिए, अब ये जो राहुल गांधी की जो
सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है, जो पिटिशन डली हुई है, इसका निर्णय सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा इस विपक्षी एकता में। इसका निर्णय अगर राहुल गांधी के पक्ष में जाता है तो उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये विपक्षी एकता कहीं नहीं जाने वाली है। अगर राहुल गांधी वहां से बाकायदा संसद में बहाल हो जाती है उनकी सांसदी, तो वो जो मोदी जी या उनके साथ वाले एनडीए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसको कहते हैं फेविकोल का जोड़ लग जाएगा। क्योंकि आज अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि राहुल की सांसदी बहाल हो गई है, लेकिन वो बहाल होते ही ये हो सकता है कि एक मीटिंग और उसके बाद फिर बुलाई जाए और उसको फाइनल उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाए। तो मैं तो इस सारे डेवलपमेंट से काफी अभी तक जो चल रहा है, अगर कोई मेजर डेवलपमेंट ना हो, रात में पता चला सारे नेताओं के घर पे ईडी पहुंची हुई है अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में, जितने भी यहाँ बेंगलोर में इकट्ठे हुए हैं, तो बात अलग है कि कुछ इसमें चेंज आ जाए या कुछ हो जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अब विपक्षी एकता को तोड़ने का कोई भी उपक्रम, जो आप लोग बता भी रहे हैं कि भाई अब राहुल की वजह से विपक्षियों को भी हिम्मत आई है कि डरो मत, तो वो अगर वो ईडी से नहीं डरते हैं और बदस्तूर यहाँ इकट्ठे होते हैं और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी आप भी बात कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कंसेंसस बन जाती है, तो नथिंग लाइक दैट। और ये अभी तक तो लग रहा है कि जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज बढ़ा दीपक जी, अमलेंदु जी, हाँ। तो जो अभी तक मुझे यही लगता है कि एक पॉजिटिव है माहौल, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आ गए हैं। पवार साहब आए नहीं है, और पवार साहब की पॉलिटिक्स मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रही हूँ कि ये सब पवार साहब इतना ऐसा नहीं है कि वो बहुत इसमें विक्टिम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और वो आज का जो डेवलपमेंट या कल से जो हो रहे हैं डेवलपमेंट्स, वो बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट, ऐसा नहीं है व्हाट इट अपीयर्स टू बी, ऐसा नहीं है जो दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा मानना है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अपनी बात, अपने विचार रख रही हैं, और खासकर इस पूरे मसले पे और खासकर बेंगलुरु में जो कुछ होने जा रहा है उस पर अपने विचार हमारे तमाम साथी रख रहे हैं। और हम बेंगलुरु में मौजूद हैं और यहां से पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। एक बहुत ही अहम बैठक यहां होने जा रही है कल, और उस बैठक से देश की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी, ये तय मानिए। एक बीजेपी है जो पिछले यानी 2019 के चुनाव में 303 सीटों के साथ नंबर 1 पर बनी रही है। उसके साथ उनका जो एनडीए जो घटक दल है वो भी मिलकर के 353 सीटें उनके पास थीं। लेकिन आज की तारीख में क्या ये जो कुनबा है, यानी कि विपक्षी दलों का कुनबा, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं इर्द गिर्द राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को और इस कुनबे को, यानी कि विपक्षी दल का जो ये गठबंधन है जो आगे एकता के रूप में तब्दील हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए? क्या यहाँ से देश की सियासत में कोई चेंज आपको दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि एक अकेला सब पर भारी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में उनकी पार्टी 36 दलों को अपने साथ लाने का रिकॉर्ड कायम करके या रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है कि हमारे पास उनसे ज्यादा है, ये बताने की कोशिश है? तो फिर लोग तो ये भी पूछ रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आप लोगों ने सुन लिया, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि वो तो पहले कहते थे एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आप इतने लोगों को अपने कुनबे में ले रहे हैं। कैसे देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, एनडीए में जो पार्टियां जिनकी बैठक होने वाली है उनमें 6 पार्टियां ऐसी उनका एक भी विधायक या सांसद नहीं, 7 ऐसी पार्टियां जिनका केवल एक सांसद। और जिस बीजेपी को अब तक एनडीए की याद नहीं आई, उसे एनडीए की याद आ रही है 9 साल बाद, और वो एनडीए के नाम पर एकता की बात कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो मेरे ख्याल से 2019 के चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। बीजेपी के सामने एकमात्र बड़ी पार्टी 2019 में कोई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब बड़ा विचित्र बात यह रही कि बीजेपी को 37% वोट मिले थे और कांग्रेस को 19.49, कह सकते हैं 19.5।
लेकिन बीजेपी को लोकसभा में 303 सीटें मिली और कांग्रेस को केवल 52 या 53 सीटें मिली। कायदे से कांग्रेस को 160 सीटें मिलनी चाहिए थी, इतने वोट उनको मिले थे, उतने प्रतिशत वोट मिले। और एक जोरदार बात मुझे ये लगती है राजीव जी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9 इन तमाम 7 पार्टियों को जितने वोट मिले, उन 7 के वोटों को अगर आप जोड़ लें तो उससे ज्यादा वोट अकेली कांग्रेस को मिले। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप लीडर 19 में भी थी, अभी भी है। तो कांग्रेस लीडर थी ही और अभी भी है। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी लीडर है ही। कांग्रेस को 19.49% वोट मिले थे और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे तृणमूल को मिले थे केवल 4.07%। बहुजन समाज पार्टी को 3.63%, समाजवादी पार्टी को 2.55% और डीएमके को मिले थे 2.26, शिवसेना को 2.12। यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे पार्टियों के वोट मिला लें तो वो वोट अकेली कांग्रेस को मिले थे। जाहिर है कांग्रेस तब भी बड़ी पार्टी थी, अभी भी पार्टी है। और जो लोग अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व को मानने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व को मानना उनकी मजबूरी है। और बची कुची कसर सोनिया जी ने निकाल दी, क्योंकि सोनिया जी का वर्चस्व, सोनिया जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और जब वे बेंगलुरु पहुंची और वे जो डिनर होस्ट कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं सोनिया जी यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके नेतृत्व में सरकारें बनी है, तो उनका महत्व कितना ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी को यूपीए से शिक्षा ली है बीजेपी ने और एनडीए के तमाम दलों की बैठक कर रही है दिखाने के लिए कि देखिए हमारे साथ इतनी पार्टियां, 3 दर्जन पार्टियां हैं। हालांकि जैसा कि न्यूजन का चिल्लर पार्टियां हैं, ये 10 रुपए का भी सिक्का होता है और 10 पैसे का भी सिक्का होता है, 54 का भी सिक्का होता है। तो किस सिक्के में कितना वजन है, वजन को देखा जाए तो ये यूपीए की बैठक, जो बेंगलुरु की बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजू जी बिल्कुल, एक अहम बैठक जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ दिल्ली में एक हो रही है और एक इधर हो रही है। दिल्ली में भी कल बैठक होगी और यहाँ भी यानी बेंगलुरु में एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कल उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस चर्चा से जो कुछ निकल के आने वाला है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। गैर कांग्रेसवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब क्या उनके साथ साथ जो कई दल थे, खासकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाते थे, लेकिन वो भी आज की तारीख में कांग्रेस के साथ यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ परिवर्तित दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी चाहूंगा मैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास आना चाहूंगा और थोड़ा आप लोगों से एक अनुरोध ये भी कि थोड़ा थोड़ा आप लोग शॉर्ट में बातें रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बातें यहाँ की भी पहुंचा पाएं। तो सबसे पहले दीपक जी, कैसे देखा जाए, एक अभी तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद होता था, लेकिन अब जो है कांग्रेस युक्त भारत, इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस युक्त भारत क्योंकि वो दल जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा में साथ देते थे वो अब कांग्रेस के साथ हैं, और जो राहुल गांधी के खिलाफ बातें करते थे वो अब राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप दीपक जी? राजीव जी, हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं, जिस तारीख पर खड़े हैं, इसमें 2 पुरानी घटनाएं, 2 पुराने राजनीतिक घटनाक्रम हमको याद करने चाहिए। पिछले साल मई महीने के शुरुआत में दूसरे सप्ताह में उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और वहां से कांग्रेस जो है एक तरह से उसने अपने आप को फिर से संगठित करके एक नए संकल्प के साथ और प्रतिबद्धता के साथ उसने खड़ा होना शुरू किया था। दूसरी घटना 7 सितंबर 2022 की है, जब राहुल गांधी ने एक बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। इन दोनों ही घटनाओं का महत्व केवल इतना नहीं है कि कांग्रेस मजबूत हुई है, बल्कि कांग्रेस ने 2 तरह की चीजें पेश कर दी। नंबर 1 कि आपको भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हटाना है, ये संकल्प लेना होगा, और जो लोग भी हैं, चाहे वो विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस के भी विरोधी दल क्यों ना हो, उनको भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई है कि हमको इस समय अपने अस्तित्व को भी बचाने के लिए
और व्यापक लोकतंत्र के एक व्यापक हित में बहुत आवश्यक हो गया है कि इस कुनबे को संयुक्त विपक्ष जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी को आपको स्थापनापन्न करना है, हटाना है, तो आपको मिलकर लड़ना होगा। आप याद कीजिए, मुश्किल से 1-1.25 साल पहले तक इस तरह की बैठक की आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि भारत का राजनीतिक घटनाक्रम इतने तेजी से बढ़ेगा। और आज एक बहुत ही मजबूत किस्म का प्लेटफॉर्म पर जो है पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है। रोकना चाहूंगा अभी जो स्क्रीन पे दीपक जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। और देखिए कि स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं ये अभी की तस्वीर है, डिनर की तस्वीर है, जो अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, डिनर की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो बहुत कुछ यहाँ बेंगलुरु से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, डिनर पार्टी चल रही है, यानी कि रात्रि भोज सोनिया गांधी ने जो दी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सोनिया गांधी इस रात्रि भोज के लिए खुद उन्होंने आमंत्रित किया तमाम दलों को, उनकी चिट्ठी से सब लोग आए हैं। एक आमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी गया और एक आमंत्रण सोनिया गांधी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए, मौजूद रहने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि सोनिया गांधी ने इन्वाइट किया कि आप हमारे डिनर में आइए, हम होस्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं। दीपक जी जरा आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, जो तस्वीरें आती रहेंगी हम बीच बीच में पहुंचाते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है अंदर इसी होटल में। ये ताज होटल आप देख रहे हैं और ताज वेस्ट एंड होटल, और इसी होटल में जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ 2 साथी मौजूद हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। साथ में स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, ओवर टू यू। जी, तो मैं जो बात करता हूं उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और एक विजुअल जो है वो मुझे लगातार आकर्षित कर रहा है और आपके भी ध्यान में आया होगा कि इस जहां पर ये सारे नेता बैठे हैं, मुख्य रूप से सोनिया गांधी, उनके किनारे जो है ममता बनर्जी बैठी हैं, फिर स्टेलिन बैठे हैं, पीछे एक बहुत ही बड़ा बोर्ड है जिसमें लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड, हम एकत्र होकर खड़े हो सकते हैं। और पूरे बेंगलुरु शहर में जहां जहां पर एयरपोर्ट से लेकर उस स्थल तक ये जो है यूनाइटेड वी स्टैंड जो है ये चारों तरफ दिखाया जा रहा है। इसका मैसेज आप देखिए राजीव जी, पूरे देश में जाएगा। और जो अभी तक सोचते थे कि मोदी को हराना मुश्किल है या मोदी के खिलाफ विपक्ष जो है वो कहीं नहीं है, उनके पास भी ये मैसेज जा रहा है। तो इस तरीके का जनता का जो दबाव है, याद कीजिए 1977 में यह नारा जो है बड़ा जबरदस्त बुलंद हुआ था, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। एक साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे और अलग अलग हुए तो गिरेंगे। ये अलग बात है कि 1977 के बाद जो सरकार बनी थी, केवल 2.5 साल के अंदर अंदर नारा फिर पलट गया। और उस समय के प्रसिद्ध पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने उल्टा कहा कि यूनाइटेड वी फॉल और डिवाइडेड वी स्टैंड, एक बड़े व्यंग्य के रूप में उन्होंने लिया था। दूसरी बात, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, कुछ दिन पहले भी करते थे, कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है आपको बनाना पड़ेगा जनता के बीच जाने के लिए, क्योंकि लगभग 1 साल है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के पहले कई तरह के आंदोलन छेड़े थे, वैसे ही आपको लगातार जाना पड़ेगा। याद कीजिए ये सारे जो मुद्दे हैं, शिक्षा की गिरती हालत, स्वास्थ्य, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना, कुप्रबंधन, ये सब जो है राहुल गांधी एकाकी रूप में इसको उठा रहे थे। लेकिन आज वही जो एकाकी स्वर है वो कोरस बन गया है राजीव जी, कोरस बन गया। बाकी लोग भी जो है उसमें शामिल हो गए हैं और वे सब चाहते हैं कि इस तरीके का आंदोलन लगभग 1 साल अगर चलाया जाए तो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ जो है एक वातावरण बनेगा। तीसरा, अब जो केवल 2 अपेक्षाएं हैं कल की मीटिंग के बाद, पहली बात तो यह है कि सीटों के बंटवारे को लेके क्या होता है, क्योंकि ये मामला जितने जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही इनके हित में होगा और उतना ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कमजोर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सीटों के बंटवारे पे सीधे सीधे बात कर ली जाए। अंतिम बात, बस 1 ही मिनट, अंतिम बात कि इसके बाद जो आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हो सकती, जैसे यूसीसी का मामला या दूसरी चीजें, ध्रुवीकरण, इससे कैसे निपटेंगे ये लोग, ये बंटवारे तक भी आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपक जी, बातें जो हैं टिकट के बंटवारे पे भी आएंगी और ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन यूनाइटेड वी स्टैंड जो लिख रही है, विपक्षी दल जो हैं, विपक्षी पार्टियां जो लिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, यूनाइटेड वी स्टैंड। लेकिन साथ साथ जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास भी, और यहाँ बहुत कुछ है, बहुत अपडेट्स है, वो देना चाहता हूं। लेकिन पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरी घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को? इसलिए भी नजरिया जरूरी है क्योंकि इसके बाद से देश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जरा आपका नजरिया भी इस पर, आपका कमेंट भी इस पे, उसके बाद सीधे हमारे दोनों साथी, इन दोनों के पास बहुत अपडेट्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। पहले सुनिए अमलेंदु उपाध्याय जी।
राजीव जी, मुझे लगता है कि एक नया सूरज जो है वो निकलने वाला है और कल के बाद जो है देश एक नए सूरज को उगता हुआ देखेगा और एक नई राजनीति जो है देश के अंदर देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि तमाम दल जो इकट्ठा हुए हैं वो सब जो है वो अपनी अपने राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण है और सबका अपना अपना आधार है। मतलब उनको कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं करना है किसी भी चीज का, केवल जो मतों का बंटवारा है उसको रोकना है किसी भी तरीके से। और नए मत जो है वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि जब सब एकजुट होंगे तो नए मत भी जुड़ेंगे। तो अब जो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो बात है वो ये कि किस तरीके से मतों का बंटवारा रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती जो है वो पेश की जाए। मुझे लगता है कि ये की बैठक तो होनी नहीं है, तो अब ये बौखलाहट जो है एनडीए की वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बौखलाहट है। तो अब ये बौखलाहट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी, विपक्षी दलों पे भारतीय जनता पार्टी के हमले जो है वो भी बढ़ेंगे, लेकिन उस हमलों से मुझे लगता है कि अब कोई डरने वाली चीज अब होने वाली नहीं है, विपक्ष अब इससे घबराएगा नहीं, क्योंकि जब एकजुट होता है वो पंचतंत्र की कहानियां हैं कि वो एकजुट होते हैं तो आप वो गठ्ठा नहीं तोड़ पाते। एक बुड्ढे ने अपने बुला के अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि जिस तरीके से गठियां हैं इनको नहीं तोड़ सकते हो। तो मुझे लगता है ये विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, मजबूती के साथ एकजुट हो रहा है, उसके बाद इसको अब जो है वो नहीं रहेगी, पहुंचाएंगे जनता तक। लेकिन यहाँ कुछ अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को भी आप लोगों तक लाना चाहता हूं। और सीधा पहले शकील अख्तर जी, क्या कुछ चल रहा है अंदर, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अब औपचारिक रूप से डिनर शुरू हो चुका है। उससे पहले एक छोटा सा वक्तव्य जो है अनौपचारिक रूप से खड़गे जी ने दिया है और उसमें उन्होंने कल की मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है इसके बारे में बात की है। और उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि किस तरह से सारी पार्टियां 2024 का चुनाव एक सीट पर एक व्यक्ति को लेकर लड़ेंगी। और इसमें ये बात भी आई कि कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं कि जहां पे ये समझौता नहीं हो पाए तो उसमें जो है दोस्ताना तरीके से वो लड़ाई लड़ ली जाए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो एकदम घोर विरोधी पार्टियां कही जाती थीं, जैसे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी, वो आपस में बैठ के आराम से बात कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी इस मीटिंग की सफलता है। कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, ये 3 अलग अलग वहां पे कोण थे, लेकिन अब तीनों बैठे हुए हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे पश्चिमी बंगाल के अंदर अब बीजेपी जो पिछली बार सीटें जीत गई थी उसे नहीं जीतने दिया जाए। इसी तरह यूपी का सवाल है। यूपी में आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने तारीफ करी है इस मीटिंग की, बेंगलोर की, कर्नाटक के, तो पटना के मुकाबले काफी बदले हुए दिख रहे हैं। पटना के बाद वो सीधे केसीआर से मिलने हैदराबाद पहुंच गए थे और वहां जाके उन्होंने कहा था कि हम लोग मिलके मोदी को हराएंगे। लेकिन अब बदलते घटनाक्रम के साथ में उनकी समझ में ये आ गया है कि अगर मोदी से मुकाबला करना है तो यही विपक्ष का गठबंधन है जो काम कर सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तीसरी मोर्चे की बात या कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। तीसरे मोर्चे के लिए बीजेपी जिनको पंप कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी, उनमें ममता और अखिलेश और शरद यादव, ये 3 प्रमुख लोग थे, और केजरीवाल को भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब 3 लोग तो आ गए हैं यहाँ पे, केजरीवाल आ गए हैं, ममता बनर्जी आ गई हैं, अखिलेश आ गए हैं और शरद पवार का कल आने का कंफर्म हो चुका है कि शरद पवार कल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसने 2 बातें बड़ी साफ साफ क्लियर कर दी हैं। एक कि बीजेपी का मुकाबला अब विपक्षी महागठबंधन करेगा। नंबर 2, तीसरा मोर्चा जैसी अब कोई स्थिति रहने वाली नहीं है। और एक जो सबसे खास बात है कि कल जो है मीटिंग के लिए आज काफी आधार तैयार हो गया है। कि 2 दिन की जो मीटिंग रखी थी वो इसलिए रखी थी कि आज अनौपचारिक बातचीत में आइस ब्रेक हो जाए। यस, आइस ब्रेक भी हो गया और एक आधार तैयार हो गया कि कल किन किन मुद्दों पे हमें बात करना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सारे नेता मिलके, तो उन्हें हम पब्लिक फोरम पे रख सकते हैं। और साथ ही कुछ सब कमेटियां बनाने की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सब कमेटियां कौन कौन सी होंगी, किस किस विषय में होंगी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनेगा, उसकी कमेटी में कौन कौन होगा, और तीसरी जो मीटिंग होगी इसके बाद अगली जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी और उसका एजेंडा क्या होगा। बिल्कुल।
इसके बाद जो तीसरी मीटिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यहाँ एक आज आइस ब्रेक, साथ में डिनर, और डिनर के बाद जब कल मीटिंग होगी तो बहुत सारी बातें जो यहाँ बता रहे हैं शकील अख्तर जी, वो उन तमाम मुद्दों पर, तमाम मसलों पर चर्चा होगी। प्रशांत टंडन जी, ये देखिए भीड़ भाड़ जबरदस्त है, जबरदस्त है। अंदर डिनर पार्टी है और बाहर पुलिस का जमावड़ा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जी पूरे देश का मीडिया यहाँ पर है और हम लोगों के साथ साथ कई और लोग भी यहाँ से लाइव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो शकील साहब कह रहे थे उसको थोड़ा सा मैं और ऐड करूं कि जो केमिस्ट्री बनने की बात है, ये केमिस्ट्री हमने देखी पटना में, जब नीतीश कुमार और लालू यादव और राहुल गांधी कितने हल्के वातावरण में बात कर रहे थे। और आज देखिए कि इन सभी नेताओं का, जिसमें तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, अलायंसेस के अध्यक्ष हैं, गुपकर अलायंस लगभग पूरा यहाँ पे है, महाविकास अघाड़ी पूरा यहाँ पर है, बिहार का महागठबंधन पूरा यहाँ पर है। तो ये भी विद इन फॉर्मेशन भी सारे लोग हैं यहाँ पे। झारखंड में जो आरजेडी और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का है वो अलायंस यहाँ पर है। तो तमाम सारे अलायंसेस भी यहाँ पर हैं और सब इसी होटल में रुके हुए हैं, रात यहीं गुजारेंगे। तो बहुत सारी फॉर्मल इनफॉर्मल बातें होंगी और बहुत आइस ब्रेक होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं, थोड़ा और उसको मैं एलोबरेट कर देता हूं, क्योंकि ये जो होटल है, होटल ताज वेस्ट एंड बेंगलुरु का होटल, और यहीं पर रहने की व्यवस्था भी है, यहीं खाने की व्यवस्था भी है, यहीं मीटिंग भी है, और मीटिंग के बाद, मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ उसको बताने की व्यवस्था, यानी कि मीडिया से चर्चा की व्यवस्था भी है। यहाँ से बाहर कोई नहीं जाने वाला है, सब यहाँ हैं और जो जितनी बार चाहे आपस में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे गिले शिकवे दूर होंगे और बुधवार की सुबह एक नई राजनीति जन्म लेती हुई भारत में दिखाई देगी। दूसरा, एनडीए के जो एक आनन फानन में हुआ और 38 पार्टियां कही जा रही हैं, अभी 38 हो गई, तो स्कोर बढ़ रहा है क्रिकेट के स्कोर की तरीके से। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन की सूची निकाल ली और उसमें से उठा के फोन कर दिए लोगों को, और उसमें अधिकांश वो पार्टियां हैं जिनका खाता भी नहीं खुला है लोकसभा में। तो वो मोदी साहब की जो स्टाइल है वो क्या है कि वो कल सुबह की अखबार की हेडलाइन तक की चिंता करते हैं। परसों या 38 की जगह 8 भी न रहें, उसकी उनको परवाह नहीं है। तो वो हेडलाइन चुराने की, और दूसरा कि जो उनका 37% एक जनाधार है, जो उनका अपना वोट बैंक है, उसको मैसेज देते हैं कि भाई देखो, हमने अभी हार नहीं मानी है, हम उससे बड़ा स्कोर खड़ा कर रहे हैं। तो वो जो सोशल मीडिया पे उनका सिपाही है, जो तमाम सच झूठ बोलता है, उसको भी एक कंटेंट देते हैं मोदी साहब। तो ये जो 38 लोग, 36-38 जितने भी हैं, ये कंटेंट उनको दिया जा रहा है, जो ट्रोल आर्मी है, कि तुम भी भाई बताओ कि हमारी संख्या इतनी हो गई है। अब उसमें बीजेपी के बाद इस एनडीए में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे है, 13 एमपी हैं। वो पार्टी जो चुनाव लड़के नहीं बनी है, वो पार्टी गुवाहाटी के फार्म हाउस बनी है, तो उसकी विश्वसनीयता ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने, मतलब अगर हम वोट शेयर के हिसाब से भी देखें तो 50% से ऊपर का वोट शेयर यहाँ इस होटल में बैठा हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिग्गज नेता यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देखिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ऐसे तमाम नेता, हेमंत सोरेन, और इसमें से कई तो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जमावड़ा इसी होटल में, जहां से हम ये कार्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। स्वामी जी, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ें और चर्चा को और आगे बढ़ाएं? इसमें राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है स्वामी जी कि एक अहम भूमिका में अब आ गए हैं, और राहुल गांधी की जो पिछले साल भर की मेहनत है वही मेहनत यहाँ रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और अब अभी तक ये कहा जाता था कि राहुल गांधी अगर सामने ना आए तो सोनिया गांधी के नाम पर पूरा का पूरा जो विपक्षी दल है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चुकी हैं, उनकी मेहनत है, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हैं। कैसे देखा जाए राहुल गांधी की राजनीति? देखिए राजीव जी, एक तकनीकी कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। वो तकनीकी कंसेप्ट है
बीइंग शॉर्ट एंड बीइंग लॉन्ग। ये शेयर मार्केट का कंसेप्ट है कि अभी तक क्या स्थिति थी, एक साल पहले तक एवरीबडी वाज लॉन्ग इन मोदी जी, एवरीबडी वाज शॉर्ट ऑन राहुल गांधी। और जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, इतना स्टीप ट्रेंड रिवर्सल होता है वो, जब जिस चीज के बारे में हर आदमी पॉजिटिव हो और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, और जिस व्यक्ति के बारे में हर आदमी सोच रहा हो कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, अगर ऊपर जाना शुरू हो जाए, ट्रेंड रिवर्सल बहुत फास्ट होता है। आज की तारीख में राजीव जी, जो राजनीतिक परिवेश में हिंदुस्तान की हो रहा है, राहुल गांधी में एक, इसे कहते हैं, पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है, जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। और मोदी जी के साथ भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये क्रॉसओवर हो गया है। ये जो ट्रेंड ऊपर जा रही थी और ट्रेंड नीचे जा रही थी, इसका जो क्रॉसओवर है हो गया है। लेकिन रुद्र, अब ये जो नीचे की तरफ की धारा है ये तेज होती जाएगी, और जो ऊपर होती हुई धारा है वो ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ती जाएगी। लिंक को कैसे तो करेंगे? जो मैं पूर्वानुमान अभी तक लगाता रहा और फिर वो हमेशा जोड़ना पड़ेगा ना, में कहता रहा, कई बार लगा लोगों को, मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। वास्तविकता में ये जो कंसेप्ट है, ये जो टेक्निकल कंसेप्ट है, ये फलीभूत हो रहा है। और बेंगलोर की मीटिंग ये दिखा रही है। ये देखिए, जो बेंगलोर की मीटिंग है, ये पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। ये साउथ को भी रिप्रेजेंट कर रही है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, सबको रिप्रेजेंट कर रही है। जो एनडीए की मीटिंग हो रही है उसमें ज्यादातर बिहार की बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी कर ली हैं, यूपी की छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इसमें साउथ का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नील है। तो एक ऐसा दल है जिसके अंदर सबका समावेश है, सब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है, और एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें केवल भारत के 50% भाग का प्रतिनिधित्व है। तो भारत का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है वो बेंगलोर में हो रहा है, और यही फलीभूत होगा। और ये ट्रेंड रिवर्सल इतना फास्ट होगा राजीव जी, 2 महीने के बाद आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये राहुल गांधी की बिल्कुल, और राहुल गांधी जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह 1 साल काम करते रहे तो 1984 जो कल मैंने कहा था वही रिपीट होगा। जी जी बिल्कुल स्वामी जी, जो आप अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, खासकर राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारी बातें कल भी होंगी, क्योंकि ये चर्चा जो है वो इसकी शुरुआत हो चुकी है जब राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा बनने की बात कही थी, और यहीं से शुरुआत होती है कि कहीं न कहीं सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं मीनू जी, राहुल गांधी इस एकता के सूत्रधार के रूप में आप देखे जाएंगे क्या? आप कैसे देखती हैं? जी हाँ, देखिए, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, ऑलमोस्ट उसी लाइन पे ये विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे हैं, और ये फलीभूत भी होंगे, जैसा जो उपस्थिति बता रही है। जिस नेताओं, बहुत भारी भरकम नेता वहां उपस्थित है इस देश के इस वक्त, और ऑलमोस्ट सभी नेता उपस्थित हैं। एक शरद पवार जो है वो सुबह आने वाले हैं। तो राहुल गांधी डेफिनेटली सूत्रधार कहिए या ये कहिए कि राहुल गांधी का जो सोच है, उस सोच के को लेके चल रही है। राहुल गांधी ने जिस सामाजिक न्याय का बात को स्थापित किया, वो भी इस विपक्षी एकता का एक मुख्य बिंदु है, प्रस्थान बिंदु कह दीजिए, या संघवाद की बात। राहुल गांधी थ्रू आउट भारत जोड़ो यात्रा संघवाद के ऊपर, जो टकराववादी संघवाद है जो मोदी जी का, उसके बारे में लगातार बात करते रहे। और उसके अलावा आर्थिक विषमता, जो गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो वो वाली बात भी यहाँ पे कमोबेश सभी दलों का वही एक सोच है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सब अधिकतर दल एक समान विचारधारा रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं विचारधाराओं का टकराव है। इसमें कई मुद्दे, जो मैंने आपको बोला, वो मुद्दे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। देखिए, बाकी तो रीजनल एस्पिरेशंस रीजनल नेताओं की अलग अलग हो सकती हैं, रीजनल जरूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब विपक्षी एकता की बात की जाएगी या कंसेंसस की बात होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी, तो इन्हीं 2-3 मुद्दों के ऊपर, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो गया, आर्थिक विषमताओं का मुद्दा हो गया, और संघवाद। और देखिए, संघवाद सबसे ज्यादा खतरे में है। अगर संघवाद बचेगा इस देश का, तो नेता भी बचेंगे जो वहां बैठे हैं सारे, और जनता भी बचेगी। अगर ये संघवाद बिखर गया और इसको एकवाद में इकट्ठा कर लिया गया, केंद्र के हाथ में सारी सत्ता सिमट गई, तो फिर, और 2024 वो जीत जाते हैं अगर,
तो फिर उसके बाद तो फिर कहने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। विपक्षी एकता ये कि लास्ट एफर्ट है, इसकी सफलता की कामना सभी को करनी चाहिए। देश को, जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं इस देश के अंदर, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं इस देश की, उन सभी को इस जो विपक्षी एकता के अंदर बैठक चल रही है, डिनर, उसकी सफलता का हम सभी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक नई सुबह का आगाज होगा। और राजीव जी, एक आपने वो कर दिया, आप भी बताते हैं कि डिनर में क्या क्या सर्व हो रहा है, किस किस चीज के मसाला क्या क्या है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता सुनने में और चटकारे लेते हम यहाँ बैठ के। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी, जो बातें आप रख रही हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले समय में, और खासकर भारत की सियासत में जो कुछ होने जा रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक ऐतिहासिक कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक बैठक इसलिए जो कल होगी 18 तारीख को। और जैसा प्रशांत टंडन जी और हमारे साथी शकील अख्तर जी बता रहे हैं, और जैसे आप तमाम साथी जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब बता रहे हैं कि बुधवार से, यानी कि कल मंगलवार है, और बुधवार से देश की सियासत में जो हलचल मचने वाली है वो दूसरी तरह की हलचल होगी। हो सकता है कि कल रात से ही हलचल वो दिखाई दे, लेकिन इन सब के बीच एक जो मोहब्बत की दुकान वाली जो बात राहुल गांधी ने कही थी, डरो मत का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था, वो सब यहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं अभी थोड़ी देर पहले अपने पहले वक्तव्य में मीनू जी बता रही थी कि तमिलनाडु के एक नेता के ऊपर फिर से तो ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम रेड जो हैं अब किनारे हो जाएंगे थोड़े दिनों में। बातें सीधी की सीधी होगी कि यहाँ या तो हमको फाइट करना है सत्तारूढ़ दल से या आउट हो जाना है, और यहाँ फाइट करने वाले लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ 26 बड़े बड़े दलों के नेता मौजूद हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे देखा जाए इस तमाम घटनाक्रम? उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि अब ईडी, सीबीआई, आईटी सब बाहर हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी। जी राजीव जी, ईडी सीबीआई वाले काम शुरू करेंगे जल्दी ही। उन्हें भी इशारा कर दिया गया होगा कि कब काम करना है। कल जो बैठक होने वाली, इस बैठक की तुलना 1977 के चुनाव घोषणा के बाद, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव की घोषणा की थी, उस वक्त तमाम विरोधी दलों की बैठक से की जा सकती है। वो एक ऐतिहासिक बैठक थी, ऐतिहासिक फैसला था। तब जनता पार्टी नामक संगठन बनाया गया था। अब आज कहा गया है कि कल की बैठक में तय किया जाएगा कि इस संगठन का नाम यूपीए ही रहेगा या इसका नाम बदला जाएगा। ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। 1977 के बाद एक ऐसा मौका है जब विपक्ष की तमाम प्रमुख पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ रही हैं और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मोर्चा संभाल रही हैं। बात यह है कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है बीजेपी का, जिसे 37% वोट ही मिले थे। जाहिर है बीजेपी को चिंता यह है कि अगर सारे विपक्षी वोट एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो 37% वोट कहां टिक पाएंगे बाकी के 63% वोटों के सामने। तो यहीं पर चिंता लगती है और राजनीति बदलने की शुरुआत यहीं से है। अभी हमें बहुत साधारण सी घटना लग रही है, लेकिन ये साधारण घटना नहीं है। ये भारतीय राजनीति की एक ऐतिहासिक घटना है और आने वाले कई दशक इस घटना से प्रभावित होंगे। एक बात यह तय है कि बेंगलुरु की इस बैठक में यह तय हो गया है कि लड़ाई काफी गंभीर है, तमाम विपक्षी दल एक हैं और कांग्रेस के झंडे तले वो आ रहे हैं। कांग्रेस जिसके नेता कह चुके हैं डरो मत, तो बार बार लोग ये बात बता रहे हैं डरो मत, और मिलकर संघर्ष करने की बात भी कही जा रही, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये बातें स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और उनकी जीत की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती जा रही हैं। वे अपने लक्ष्य में कितने कामयाब होंगे ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि जब चुनाव आएगा तब लोगों के पास ये विकल्प रहेगा कि वे किसे वोट देते हैं, एक विपक्षी दल के संगठन को देते हैं या सत्तारूढ़ दल के संगठन को देते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा कि किसको वोट देते हैं, विपक्षी दल को या सत्तारूढ़ दल को।
लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे अब इसके आगे की तमाम मसलों को और कैसे देखते हैं आप? ये जो आप देख रहे हैं पीछे अमलेंदु जी, ये क्या कुछ कहता है आपके नजरिए से? अमलेंदु जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखते हैं? दीपक जी आप कैसे देखते हैं? दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी आप कैसे देख रहे हैं ये जो भीड़ है पीछे, देखिए जमावड़ा पूरे देश की मीडिया जो है वो यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं बेंगलुरु में और इसी होटल पे, कैसे देखा जाए? जी राजीव जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये केवल राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर नहीं है, संभवतः जी केवल राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर नहीं है, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी निगाह जो है इस बैठक पर जरूर होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से भारत की स्थिति हुई है, एक तरह से निरंकुश सरकार बनी है, इसका भी मैसेज जो है सारी दुनिया में गया है। सारी दुनिया जान रही है कि भारत में एक ऐसे व्यक्ति का इस समय शासन चल रहा है जो हर रोज लगातार और सतत निरंकुश होता जा रहा है। उनके बारे में काफी कुछ रिपोर्ट्स आई है, बहुत सारे देशों में उनके खिलाफ बातें हुई है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने मोदी के कार्य प्रणाली की जिस तरीके से आलोचना की है, उसके कारण अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात पर नजर रखे हुए होगा और वहां के राजनयिक भी नजर रखे हुए होंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार को चुनौती देने वाली एक ताकत, संयुक्त ताकत जो है वो सामने आ रही है। देखिए राजीव जी, जो कहा गया कि यहाँ पर वे सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सब में से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका एक बहुत जबरदस्त और सशक्त ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता से लड़ने का भी एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या दूसरे बड़े नेता हो, इवन शरद पवार भी, चाहे ठीक है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार को भी बनाया महाराष्ट्र में, लेकिन ये सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो कहा जा रहा था कि मोदी के खिलाफ कौन हो सकता है या उनका विकल्प क्या है, तो विकल्प जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि हम कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं है कि राहुल गांधी और मोदी के क्यों आमने सामने रखकर हम तुलना करें, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले कुछ समय से जब सर्वे आ रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं और मोदी जो है वो लगातार अलोकप्रिय हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो राहुल गांधी की भूमिका के बारे में कहा, देखिए राहुल गांधी जो है पिछले लगभग 2 दशक से ज्यादा से समय से इस राजनीतिक परिदृश्य पर हैं। बहुत सारी असफलताएं भी उनके खाते में रही शुरुआती दौर में, कई राज्यों में एक के बाद एक जो है असफलताएं मिली, लेकिन राहुल गांधी पिछले दो दशक से लगातार टिके हुए हैं। ये जो एक नई भूमिका उनकी ये है, ये भूमिका राजीव जी उनकी ऐसी है कि अब वो जो है उन्हें न केवल संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करना है, बल्कि उसे सत्ता तक पहुंचाना भी है। राहुल गांधी जिस समय जो कुछ कर रहे थे, वही अब जो है घोषणा पत्र का आधार तैयार हो जाएगा। इसी के बल पे जो है सैद्धांतिक रूप से अगले आने वाले समय में जब भी विपक्ष लड़ने जा रहा है मोदी से, तो एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है वो भी ड्राफ्टिंग समझिए कि उसकी शुरू हो गई है और व्यवहारिक रूप से उन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए संपूर्ण विपक्ष जो है वो सड़क पर आएगा। तो ये दोनों ही चीजें जो है इस बैठक की उपलब्धि, ऐसा मुझे लगता है कि ये दो उसकी प्रमुख उपलब्धियां होंगी। राजीव जी, राजू जी, जी कुछ आज खबर निकल रही है कि कुछ वरिष्ठ नेता आज नहीं आ रहे हैं पर कल आएंगे। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं, पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री
और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। ये सब बातें कल इस पर विचार होंगे और सभी नेता, 26 पार्टियों के नेता आपको संबोधित करेंगे कि अगले जो कदम ये 26 पार्टी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इस पर कल चर्चा होगी। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग। मुझे खुशी है इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा
कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। आप ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। सर, एनडीए इज आल्सो होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, सो देखिए, संसद का नया सत्र 20 तारीख से है, इसलिए उनकी भी बैठक बुलाई गई है एजेंडा सेट करने के लिए। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। थैंक यू। आप ये मत सोचिए कि आप सुन रहे थे अभी तमाम नेताओं के बयान या हम आप तक पहुंचा रहे थे, और इस बीच जो हलचल है बहुत तेज हो गई है। जरा दिखाओ जो कुछ यहाँ चल रहा है, भीड़ ठीक ठाक आप देख रहे हैं। और इस भीड़ में हम आप बातें यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। जो बताना चाह रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ अंदर डिनर पार्टी चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो है वो डिनर अब खत्म हो चुका है। सारे नेता जो हैं वो इसके बाद अब अपने अपने रूम में जा चुके हैं। लेकिन यहाँ बाहर जमावड़ा और आवाज आ रही है, ये तमाम थोड़ा सा पीछे साइड भी दिखा दीजिए। जो कुछ चल रहा है ये यही दिखाना हम चाह रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। ये पूरी तस्वीर यहाँ है, लेकिन ये तस्वीर थोड़ा सा यहाँ पर जो दोस्तों माहौल है बहुत ज्यादा भीड़ है और उसमें बहुत सुविधाजनक ढंग से आप लोगों तक बातें पहुंचाना, कमेंट पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जल्दी अब समाप्त करेंगे इस प्रोग्राम को। और प्रशांत जी, अब कैसे यहाँ से क्या देखते हैं? देखिए, अभी लगता है कि डिनर खत्म हो गया है और अभी मैंने देखा कि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यहाँ से कहीं गए होंगे। अधिकांश नेता तो यही रुके हुए हैं, सभी नेता यही रुके हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बाहर होंगे। और अब यहाँ से देखिए क्या है राजीव जी, कि जो माइक्रो डिटेल है कि कितनी सीटें कौन क्या, वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन उसमें कोई हलचल करी है और आप देखिए कोई और नेता जो है वो बाहर जा रहा है और अभी देख के बताते हैं कि बिल्कुल हो ये रहा है। दोस्तों, अभी इस वक्त क्या है कि डिनर के बाद कई नेता यहाँ से निकल रहे हैं, अपना उनको कहीं और मिलना हो, लेकिन सब ठहरे यही। 65 रूम शायद बुक कराए गए हैं, सीट्स बुक कराए गए हैं, पैंतर बहुत रूम बहुत हैं, सीट्स 65 बुक कराए गए हैं। और उसमें से अलग अलग जो नेता निकल रहे हैं तो भीड़ गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। इस कार्यक्रम को मुझे लगता है कि यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि चल क्या रहा है। और इस कार्यक्रम को दोस्तों आज माफी चाहूंगा कि जल्दी खत्म कर रहा हूं, लेकिन खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कुछ अंदर से निकाल करके लाऊंगा तब तो आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब आज इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं हम। और आज आप लोगों को कमेंट नहीं ले पाऊंगा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इस जगह पे अभी बहुत तेज बारिश भी हुई है थोड़ी देर पहले जब ये कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांतिपूर्ण है, मौसम जो है बहुत खुशनुमा है। ऐसे भी बेंगलुरु में मौसम अच्छा ही रहता है हमेशा। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर गहमा गहमी है वो मीडिया का है, और साथ साथ यहाँ तमाम अलग अलग दलों के जो नेता आए हुए हैं उनके समर्थकों की भीड़ भी खूब ज्यादा है। यहाँ से आप देखेंगे पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इसलिए वो इन सबको भी समझना भी जरूरी है कि चल क्या रहा है। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जैन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, दीपक पाटकोर जी और अमरेंद्र उपाध्याय जी। यहाँ साथ में हमारे साथ दो साथी मौजूद रहे, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुक्रिया हमेशा की तरह बने रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार, गुड नाइट, गुड रात्रि।